दोस्तों, लेबनान एक छोटा सा मुल्क है। इतना छोटा कि चंद घंटों में आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं। इतना खूबसूरत था कि 60 की दिहाई में इसके दारुल हुकूमत को एशिया का पेरिस कहा जाता था। लेकिन आज यहूदियों ने इस मुल्क की रौनकें छीन ली हैं। एक बात आपको बता दूं जो लेबनान के मुतालिक बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि लेबनान को आने वाले वक्तों में ख़त्म करके यहूदियों ने इस सरजमीन को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बना देना है। इजराइल और लेबनान के ताल्लुक हमेशा से नाजुक बल्कि इंतहाई ख़राब रहे हैं। इजराइल ने 2 मरतबा ऑफिशियली लेबनान के ऊपर हमला किया है। वैसे तो कई बार किया है, पहली मरतबा 1982 में और दूसरी मरतबा 2006 में। यानी लेबनान पहले तो खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने इस खिलाफत को पहली जंग अजीम में तोड़ा तो खिलाफत उस्मानिया के हिस्सों को अंग्रेज़ों ने आपस में बांट लिया और ऐसे बांटा जैसे बाप का माल हो, और लेबनान फ्रांस के हिस्से में चला गया था। लेबनान की तारीख खिलाफत उस्मानिया से पहले कैसी थी, इस मुल्क पर समंदर के ज़रिए कैसे हमले किए गए, क्योंकि ये मुल्क समंदर के करीब है। इस मुल्क का महल वकू, इसमें खाना जंगी, लेबनान और इजराइल, मईशत, सियासत, इसकी GDP, इसकी फ़ौज, इसकी नाकामियाँ, इसकी अहमियत, ताल्लुकात और लेबनान की मजलूमियत। दोस्तों, मैं हूं मज़हर इकबाल और आज की इस व्लॉग में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक। दोस्तों, पहले हम इसके महल वकू की बात करते हैं। लेबनान बहर रूम के किनारे के मशरिक़ वस्ता का एक मुल्क है जिसका ज़्यादा हिस्सा समंदर के किनारे के करीब है, जिसकी वजह से समंदर के ज़रिए इस पर कब्ज़ा करना और हमला करना आसान था और मुख्तलिफ़ कौमों ने इस पर हमले किए और कब्ज़े किए। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यानी कि खुश्की वाला इलाका है, तो इस पर हमला करना, कब्ज़ा करना उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त जहाज़ नहीं हुआ करते थे और कश्तियों का ज़माना था। इसके शुमाल और मशरिक़ में मुल्क शाम वाक़ई है, जनूब में इजराइल वाक़ई है। इजराइल के साथ इसका जो बॉर्डर है वो 79 किलोमीटर मिलता है। ये ज़्यादा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सिर्फ वादी बका का इलाका मैदानी है और ज़राअत के लिए वो इलाका सिर्फ मौजू है। ये खूबसूरत मुल्क खुशबूदार पेड़ों, देवदार के दरख्तों, जैतून के बागात के लिए बहुत ही मशहूर है। इसके झंडे पर भी देवदार का दरख्त बना हुआ है जो इसका कौमी निशान है। दोस्तों, लेबनान की तारीख बहुत ही पुरानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे अंबिया भेजे गए। दूसरा, इस पर फारिस यानी कि ईरान के लोगों ने हमले किए और हुकूमत की। इसके बाद सिकंदर यूनानी की फ़ौजों ने इसको लूटा था। सिकंदर के बाद रोमन अफवाज ने बाकी जो कसर बची थी वो पूरी कर दी और इसके बाद ये मुसलमानों के अंडर आ गया और खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बन गया था। इसकी तारीख हकीकत में बहुत ही पुरानी है। इंसान के लिखने का आगाज़ यहीं से हुआ था। पहले जहाज़ रानी भी यहीं से शुरू हुई थी। दोस्तों, उन लोगों को फनीफी या सामी कहा जाता था। उन्होंने हरूफ तहज्जी भी शुरू किए थे। दोस्तों, ये इलाका खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर था, लेकिन जब तो पहली जंग अजीम में खिलाफत को तोड़ा गया तो लेबनान पर भी अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर जितने भी इलाके थे सब अंग्रेज़ों ने बाप का माल समझकर एक दूसरे के साथ बांट लिए थे। तो ये इलाका फ्रांस ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। फ्रांस ने 1932 में इसकी पहली मरतबा मरदमशुमारी करवाई। ये मरदमशुमारी फ्रांस ने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर करवाई थी। बहुत सारे मुसलमानों ने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए, क्योंकि शनाख्ती कार्ड बनवाने का मतलब फ्रांस के कब्ज़े को तस्लीम करना था, क्योंकि फ्रांस उस वक्त पावर में था। तो फ्रांस ने लेबनान का सदर एक मसीह शख्स को बना दिया। उसका वज़ीर आज़म सुन्नी मुसलमान था, उसका नायब वज़ीर आज़म ईसाई ऑर्थोडॉक्स था और स्पीकर शिया मुसलमान होगा। इस तरह फ्रांस ने पूरे लेबनान को बांट दिया। उस वक्त ईसाइयों की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा थी, तो उस वक्त की मरदमशुमारी के मुताबिक इनकी तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन आज मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन मरदमशुमारी नहीं हो रही। ईसाइया पावर में बड़े बड़े ओहदों पर थे, तो उन्होंने लेबनान की मरदमशुमारी नहीं होने। पहले ईसाई यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे। पहले शाम के इस्माइली शिया थे और सुन्नी थे। बाद में खिलाफत उस्मानिया के दौर में यूरोपीय लोगों ने एक मंसूबे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा से मदद लेकर यहाँ पर ईसाईयत मज़हब की तबलीग शुरू कर दी और इसकी इजाज़त भी खिलाफत उस्मानिया ने दे दी थी। उसका नुकसान ये हुआ कि खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। फिर 1943 में जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया था, तो लेबनान फॉर्मलिज्म के तौर पर एक आज़ाद मुल्क बन गया।
اور ایک فارمیلٹی پوری ہو گئی، لیکن عیسائیوں کے ذریعے یہودیوں نے اس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ اسرائیل اور لبنان کے خلاف ہر وقت جنگ رہتی تھی، ہر وقت حالات خراب رہتے تھے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کرنا تھا، دوسری وجہ اسرائیل لبنان کو گریٹر اسرائیل کا حصہ مانتا ہے۔ ماضی میں اسرائیل نے لبنان پر بہت حملے کیے اور 20 سال میں جب جنوبی لبنان پر اسرائیل کے ساتھ لگتا تھا اس کا قبضہ ہو گیا اور اس نے اپنا قبضہ بعد میں برقرار رکھا۔ جنگ نہ ہونے کی صورت میں بھی اسرائیل کے جہاز لبنان کے شہروں میں پرواز کرتے رہتے تھے اور بمباری کرتے رہتے تھے۔ 16 دسمبر 1982 کو اسرائیل کے کمانڈو جن کی سربراہی ایریل شارون کر رہا تھا، اس نے فرانس کی مارونی عیسائیوں کو ساتھ ملا کر لبنان کے دارالحکومت بیروت کے شہر سیبرا اور شاتیلا میں موجود فلسطین کے کیمپوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ان کیمپوں میں موجود 500,000 کے قریب فلسطین مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ جب اسرائیل نے یہ حملہ کیا اس وقت اسرائیل کی فوج ایک بھی عورت یا بچہ زندہ نہیں رکھی اور قتل عام کیا۔ اس وقت انسانی حقوق پر بات کرنے والی تمام تنظیمیں خاموش رہیں کیونکہ مسلمان مر رہے تھے۔ لبنان کی اپنی فوج نہ ہونے کے برابر ہے دوستو، تو اس وجہ سے ان کے حملوں کو روکنا لبنان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ تو لبنان کی مدد یا تو حزب اللہ تنظیم کے مجاہدین کرتے تھے یا پھر شام کی فوج۔ شام کی فوج بھاری تعداد میں شام میں یعنی کہ لبنان میں موجود تھی۔ بعد میں یہودی اور حزب اللہ کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں اور فوجی ایک دوسرے کے گرفتار ہوتے رہتے تھے۔ حزب اللہ نے کسی طرح یہودیوں کے 2 فوجی گرفتار کر لیے تھے اور اس وقت شام کی بھاری فوج لبنان میں موجود تھی۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ نے اسرائیل کے کہنے پر شور مچایا کہ شام لبنان سے اپنی فوج نکالے ورنہ ہم نیٹو کا استعمال کریں گے اور لبنان کا ستیہ ناش کر دیں گے، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی شام نے اپنی فوج نکالی تو اسرائیل نے اپنے 2 فوجی رہا کروانے کا بہانہ کر کے لبنان پر حملہ کر دیا۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ اصل میں یہ بہانہ تھا اور حقیقت میں اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا تھا لبنان کے جنوبی حصے پر۔ خیر، اسی منصوبے کو حزب اللہ نے ناکام بنا دیا۔ لبنان کے شیعہ اور سنی دونوں نے اتحاد بنائے رکھا اور یورپی لگڑ بھگوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ حزب اللہ اور ایران کے اچھے تعلقات ہیں اور اس خطے میں حزب اللہ ایک بڑی اور مقبول اور ایک اچھی طاقت سمجھی اور مانی جاتی ہے۔ کیونکہ لبنان میں عیسائیوں کا زیادہ زور ہے تو یہودیوں کی پشت پناہی کی وجہ سے تو یہاں پر جو حکومتی نظام ہے اس میں انصاف نہیں ہے۔ اس ناانصافی اور خانہ جنگی لبنان کی ترقی کو روکا ہوا ہے۔ عالمی طاقتوں نے مسلمانوں اور نہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کو اس طرح حل کروایا کہ مسلمانوں کا کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، اور یہ صورتحال ابھی بھی لبنان میں موجود ہے اور کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔